स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने चैप्टर नंबर 16 का जो बच्चा पार्ट है वो आज कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। तो अब अपने बात कर रहे थे एक डेयरी फार्म के नक्शे की, वो अपने पढ़ लिया था। अब अपने बात करते हैं गाय व भैंस के लिए आवश्यक जगह की, कितनी कितनी जगह होनी चाहिए। तो इसमें दे रखा है दुधारू गाय के लिए जो कवर्ड स्पेस है वो 20 से 30 स्क्वायर फीट है, और ओपन स्पेस है वो दे रखा है 70 से 80 स्क्वायर फुट। प्रत्येक कक्ष में अधिकतम पशु की संख्या दे रखी है 50। उसी तरह से भैंस के लिए जो कवर्ड स्पेस है वो 30 से 40 स्क्वायर फुट, और जो ओपन स्पेस है वो है 80 से 90, और उसमें पशुओं की अधिकतम संख्या है 50। अब अपने शुष्क व ज्ञाबिन गाय, उसके लिए कवर्ड स्पेस है 100 से 120, ओपन स्पेस दे रखा है 120 से 140 स्क्वायर फुट, और प्रत्येक कक्ष में अधिकतम पशु संख्या 1। यंग काव के लिए 10 से 15, 15 से 30, अधिकतम संख्या है 30। उसी तरह से ओल्ड काव के लिए 15 से 30 संख्या है, कवर्ड स्पेस है, ओपन स्पेस 30 से 40 स्क्वायर फुट में, प्रत्येक कक्ष में अधिकतम संख्या 30। उसी तरह बुल कवर्ड स्पेस 120 से 140, ओपन स्पेस 140 से 180, संख्या 1। अब देखो ये जो दे रखा है इन्होंने बताया, लेकिन ये एक डेयरी का प्रारूप है, तो आपको ये रट्टे नहीं मारने, नहीं ये पूछेगा परीक्षा में आपसे ये कितना कवर्ड होना चाहिए, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन एक खांचा आपको याद रखना है कि इस तरह से ये सब कुछ होता है, ठीक है। पीछे इसका पूरा लेआउट दिया हुआ है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में दे रखा है एक आदर्श डेयरी फार्म का नक्शा दिया गया है, इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी इकाइयाँ निम्न प्रकार है, कितनी इकाई निम्न प्रकार है, जैसे मैनेजर होना चाहिए, वाटर थोट, ईपर सीड, फीमेल काउ सीड, ये सारी कोई बेसिक बातें ये आप याद कर लेना या देख लेना एक बार। मेन चीज़ें अभी डेयरी में क्या चाहिए, यंग काउ सीड, बफेलो सीड, बुल सीड, वेटनरी डिस्पेंसरी, फूडर ब्रेड्स, मिल्क रूम, काविंग पैन, डेयरी ऑफिस, डेयरी स्टोर, बहुत सारी बातें, बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें दी हुई है, कोई ये नहीं है पूछेगा परीक्षा में याद करने की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डेयरी फार्म के काम आने वाली ज़मीन की उपयोगिता को निम्न प्रकार से उचित तरीके से विभक्त किया गया है, जो आदर्श डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए उपयुक्त है। ये कह रहा है कि जो डेयरी फार्म का जो मैनेजमेंट है उसके लिए जगह दी गई, इतनी जगह में आप हरा चारा उगाओ, इतनी जगह में सड़क बनाओ, इतनी जगह में ये वो देखते हैं अपने। तो जितनी जो भूमि है अपने पास उसका 8% में भवन निर्माण, घूमने फिरने में सड़क निर्माण है। मान लो कोई 100 फुट जगह मान लो, तो उसका 8%, 8 फुट बन गए। एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, 100 मानकर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको भी। जितनी भूमि है उसका 8% है भवन निर्माण, घूमने फिरने, सड़क के निर्माण के लिए। 80% है पशुओं के लिए चारा उगाने व आर्थिक लाभ के लिए फसल उगाने। 80% पशुओं के लिए चरने हेतु भूमि 8%, और तुरंत आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली फसलें उगाने हेतु भूमि व इनकी सबकी उचित व्यवस्था तरीके से करने के लिए 4%। तो ये अलग अलग परसेंटेज डिवाइड किया है भूमि का भी, इतनी भूमि में ये होना चाहिए, इतनी भूमि में ये होना चाहिए। उसके बाद में डेयरी फार्म की विभिन्न इकाइयाँ, यूनिट दे दी। जैसे एक आदर्श डेयरी फार्म में सभी आवश्यक कक्ष या इकाइयाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी, जैसे मिल्क काउ सीड, डेयरी काउ सीड, ड्राई है, प्रेग्नेंट काउ सीड, हीपर सीड, यानी कि पूरी भी जो हीपर है उनके लिए कौन सा सीड है, जो प्रेग्नेंट पशु है उनके लिए कौन सी सीड देने हैं, और जो मिल्किंग काउ है यानी जो दूध दे रही है गाय उनके लिए कौन कौन से सीड है। ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई है। तो ये कोई ज़्यादा आपको यूनिट का पता ही है क्या क्या यूनिट होना चाहिए, तो ये बेसिक सी बातें हैं, आप देख सकते हैं, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अभी रट्टा मारने लग जाओ। तो इम्पोर्टेंट बात होगी, याद करने वाली होगी, बोल दी जाएगी। अब आ रहा है बकरी पालन के मुख्य बिंदु। अब जो अपने इस चैप्टर के अंदर मेन बात रहेगी वो है, अभी अपने पीछे क्या पढ़ा, डेयरी की बातें पढ़ी, पूरी डेयरी फार्म की क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या क्या कितने पशुओं के बारे में पढ़ा, कौन सा पशु है, उसकी जाति कौन सी है, उसके जो नर है उसको क्या कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं, छोटा जो प्रसव के दौरान बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, या जो मैटिंग समागम या ससरग जब कैद करते हैं तो उस अलग अलग जानवरों में मैटिंग को क्या नाम दिया गया है वो चीज़। उसके बाद में जो प्रसव काल है उसको क्या कहते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर, और समूह को क्या कहते हैं। मान लो 10 गाय है, उसके समूह को हर्ड बोल दिया, बैलों को हर्ड बोल दिया। उसी तरह से सीप, बकरी, पिग, इनका है वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, याद करने वाली है। उसी तरह से डेयरी फार्म
अब है बकरी पालन के में मुख्य बिंदु, फिर आ जाएगा भेड़ पालन में, उसके बाद सूअर पालन में मुख्य बिंदु, उसके बाद में नेक्स्ट जो बचेगा अपना वो आ जाएगा मुर्गी पालन के मुख्य बिंदु। ठीक है, तो ये चैप्टर के 4 बातें जो शेष रहती है चैप्टर नंबर 15। इसे अपने पहले पढ़ा था, एक डेयरी फार्म पढ़ी थी, पूरी डेयरी फार्म में क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, कौन कौन से पशु रखने चाहिए, तो ये एक बेसिक बात तो आपको याद रखनी है। और जो मेनली सिर्फ नॉलेज की बातें हैं वो रखनी नहीं है, और ये जो बातें हैं कई भी कितनी पशु रखने चाहिए, कौन कौन से है, वो तो आपको याद रखनी है। उससे पहले अपने प्रबंधन पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या होता है, पर उसमें बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे जो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो इस तरह से एक बात को बार बार दोहराओ, याद करने वाली याद करो, सीधी पढ़ने वाली सीधा पढ़ो, तो आपको ये चीज़ें आप भूलोगे नहीं, बेसिक नॉलेज में रह जाएगी। ठीक है, तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं बकरी पालन में जो विशेष बिंदु है उनकी बात करते हैं। बकरी पालन के मुख्य बिंदु, बकरी पालन के मुख्य बिंदु। भारत के कुल मांस उत्पादन में बकरे का मांस का बहुत बड़ा योगदान, मांस उत्पादन में बकरे के मांस का बहुत बड़ा योगदान है। बकरे के मांस का पसंदीदा मांसों में से एक और इसकी घरेलू मांग बहुत अधिक है। अच्छी आर्थिक संभावनाओं के कारण बकरी पालन का व्यवसाय गहन प्रणाली है जिसने पिछले कुछ वर्षों में गति पकड़ ली है। बकरी तथा श्रेष्ठ आर्थिक लाभ वाले उत्पादों की उच्च मांग के कारण अनेक प्रगतिशील किसान, शिक्षित युवा व्यावसायिक पैमाने पर बकरी पालन उद्योग को अपनाने की दिशा में रहे हैं। मांग बढ़ी है, तो जो प्रगतिशील किसान है, पहले बहुत कम देखा जाता था, अभी नॉर्मल जो किसान है बकरी पालन कहते नहीं, लेकिन आजकल इन सालों में, साल 2 साल में बहुत क्रेज़ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ गई है, इनके मीट मांस की है, रेट काफ़ी अच्छे मिलने लग गए हैं। तो जो प्रगतिशील किसान है, जो खेती करते थे सिर्फ, उन्होंने इसकी तरफ या पशुपालन के अलावा करते थे, उन्होंने भी ध्यान आकर्षित किया और बकरी पालन स्टार्ट किया। अब देखते हैं संकर नस्ल की यानी हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीड की बकरी पालन के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। उधर भी अपने पढ़ा था, कैटल में, बुफेलो में भी यही बात, कैटल में यही थी खास करके। जो क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड का मतलब ये देसी नस्ल है, उसका विदेशी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो नेक्स्ट जो संतति होती है वो हाइब्रिड है। क्यों? उसमें दोनों के गुण आ गए। ठीक है, तो वो ज़्यादा लाभदायक होती है। उसी तरह से बकरी में भी जो हाइब्रिड बकरी है वो परिणाम अच्छे है उसके। इसलिए बकरी पालन विभिन्न हिस्सों में भूमिहीन गरीब लोगों के परिवारों की गौण आमदनी का साधन बन गया है। संकर नस्ल के बकरे बकरी रोगों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, इनका मांस भी स्वादिष्ट होता है। संकर नस्ल के बकरी बकरियों का भार 6 माह में 25 किलोग्राम तक हो जाता है। ये क्या कह रहा है? भी जो संकर क्रॉस ब्रीड है उनमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, बीमारियां कम लगती है। दूसरी बात है कि वो उनका मांस भी स्वादिष्ट होता है। और 6 महीने का कोई है बकरा है बकरी, उसका वेट 25 किलोग्राम तक हो जाता है। अब आप एवरेज निकालो कि 400-500 रुपये अगर किलो है, तो आप हिसाब लगाओ मांस के हिसाब से, वेट के हिसाब से बिकता है वो। ठीक है, मेरे को पता नहीं है कितना है, लेकिन मैं आइडिया मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसलिए नहीं है, जो खाते पीते हैं उनको तो पता है, अपने इसी से दूर है, तो इसलिए आइडिया अप्रोक्सीमेट 300-400-500 रुपये तो होगा। तो अगर उनका अपने 25 किलोग्राम के हिसाब से करते हैं डिवाइड, तो अच्छा रेट बनता है। कृषि विज्ञान केंद्रों से समय समय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया भी, आप ऐसी बकरी पालो, ये है इनका मैनेजमेंट, ये रख रखाव, ये ब्रीडिंग। टीकाकरण, आहार प्रबंधन, विटामिन, खनिजों को आहार में मिलाए जाने जैसी बकरी पालन की उन्नत विधियों को अपनाकर इस व्यवसाय यानी कि टीकाकरण, विटामिन, खनिज, लवण का भी ध्यान रखते हैं, तो ये बकरी पालन का जो व्यवसाय है अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। समय समय पर पशुओं को यानी कि जो डीवर्मिंग, कृमिनाशक तो औषधियाँ देना कीड़े वाली, टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच में पशुओं की मृत्यु दर कम हो जाती है। बकरी पालन में खास पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो कृमिनाशक, दूसरा टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ यानी 15-20 दिन महीने में अंदर जाँच करवाते रहें, तो मृत्यु दर कम होती है। बकरी में मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाती है अगर ध्यान नहीं दे तो। बकरियों का शेड इस तरह बनवाना चाहिए जिसमें शुद्ध हवा मिल सके, यानी कि हवा मिलती रहे, ऐसे ना हो बंद मकान हो। शेड बनाते समय बकरियों के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो जाए, अंदर ही पानी की व्यवस्था हो जाए ताकि घूमती फिरती पानी पी ले। प्रतिदिन बाड़े की साफ सफाई होनी चाहिए। बाड़े को हमेशा उच्च स्थान पर बनाना चाहिए ताकि बारिश पानी का अंदर न घुस के, बेसिक बातें हैं। बकरी पालन में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की सफाई कीटाणुनाशक दवा के उपयोग से करनी चाहिए, यानी कि जिन उपकरणों को अपने उपयोग में ला रहे हैं उनको भी साफ करना चाहिए। ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं।
अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट बेसिक बातें हैं जो आपको पता है वो छोड़ रहा हूँ, बाकी पढ़ा रहा हूँ। जैसे राजस्थान में सिरोही, मारवाड़ी, बीटल, सुजात और स्थानीय प्रमुख नस्लें हैं। मैंने क्या कहा था, जीके का जब पोर्शन पढ़ोगे आप पशुधन में तो उसमें बहुत सारी आपको इसकी जो नस्लें हैं वो पढ़नी पड़ सकती है। तो ये 5-7 तो एक बार याद रखो आप, सिरोही, मारवाड़ी, बीटल, सुजात और स्थानीय नस्लें हैं। प्रति 10 से 20 से बकरियों पर एक उच्च गुणवत्ता का बेहतर नस्ल का बकरा रखना चाहिए। 10, 12, 15 पर एक अच्छी नस्ल का बकरा रखना चाहिए। बकरा यानी कि जो मेल है, मेल को क्या कहते हैं, बकरा। बकरी खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि बकरी वैस को सबसे अच्छा है कि उन बकरियों को खरीदना चाहिए जिसका पहले ब्यात हो, यानी वो एक बार बच्चा दे चुकी हो। इससे में बाद बकरियों का खतरा नहीं रहता। अगर आपने बकरी खरीदनी है तो वैस खरीदो, और जहाँ तक हो सके भी एक ब्यात या प्रसव हो चुका हो ताकि अपने को ये पता चल जाए भी बांझ तो नहीं है। एक बकरी लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा देने की स्थिति में आ जाती है। 1.5 साल यानी कि कम से कम कितने, 15 महीने, कितने 15 महीने की स्थिति में बच्चा देने की स्थिति में आ जाती है। करीब 5 माह में बच्चा देती है, यानी साल में 2 बार ब्याती हो। एज कितनी हो जाएगी उसकी, 15 माह, और 5 माह बाद वो ब्याती है। बकरी एक बार में 1, 2, 3 बच्चे देती है। ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। पहली वाली बातें थी बेसिक थी, यानी कि एक जो बकरी है, गोट है, वो जिसकी एज अपने बताए 1.5 साल बाद यानी वो ब्याती है, एज है उसकी ब्यात की, 1.5 साल बाद वो ब्याएगी। 5 महीने में उसका प्रसव वाला, 5 महीने बाद बच्चे देती है वो। तो कितना हो गया, 1, 2, 3 बच्चे दे सकती है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे दे सकती है। 1 साल में करीब 2 बार बच्चे देने में इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। बच्चों को 1 वर्ष तक पालने के बाद ही बेचा जाता है। ठीक है, साल में 2 बार ब्याती है, कम से कम 1 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे देती है। और जो बच्चे हैं उनको 1 साल यानी 12 वर्ष की उपरांत आयु के उपरांत ही बेचा जाता है। तो यानी कि जो अपने बात करते हैं कि 1.5 साल वयस्क होने में उसको 1.5 साल लग जाता है। बकरियों में मुख्यतः FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, इंट्रोक्सीमिया, यानी ये बहुत सारी बीमारियां हैं, पॉक्स डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, वर्म इन्फेक्शन, यानी कि ये जो आपने डिजीज़ पढ़ी है ये बीमारियां मुख्यतः होने के चांसेस होते हैं। इनमें आदि बीमारियां होती है। इनमें से FMD और ET, इंट्रोक्सीमिया का टीकाकरण करवाना चाहिए। बीमार होने पर तुरंत उपचार करवाना चाहिए। फुट एंड माउथ रोग व इंट्रोक्सीमिया, ये 2 बीमारी मुख्यतः ज़्यादा होती है इनमें। तो इन बीमारियों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपने मेडिसिन के अंदर पढ़ा होगा कौन कौन सी बीमारियों को कौन कौन से रोग है। तो यहाँ पे तो एक बेसिक बात बताई गई है कि बकरियों में ज़्यादातर ये रोग होते हैं, FMD, फुट एंड माउथ रोग या इंट्रोक्सीमिया रोग है। और भी बहुत रोग होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह है चमड़ी का, तो इस समय पर डॉक्टरों को दिखाया ना चाहिए। कुछ बीमारियाँ प्राय बरसात के मौसम में ज़्यादा होती है। बीमारियों में रोग का प्रसार आसानी से और तेज़ी से होता है। रोग के लक्षण दिखते ही इन्हें तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। कभी कभी देसी उपचार से भी रोग ठीक हो जाता है। ये सारी बेसिक बातें हैं। मान लो रोग हुआ है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, कई बार देसी उपचार से भी इलाज होता है। बकरी पालन के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि बैंक आपको लोन देगा बकरी पालन के लिए। कभी कभी केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। ये अपने पढ़ के आए हैं ना, उनमें 60, 40 या 100% योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका मतलब ये है कि जो राशि दी जाती है वो राज्य सरकार द्वारा कितनी दी जाती है। जैसे मान लो आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, उनमें से अनुदान बात करते हैं 60 रुपये केंद्र सरकार, 40 रुपये राज्य सरकार। तो ये बात है। तो कभी कभी इनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन में मुख्य रूप से बकरियों के मांस और दूध बेचकर लाभ अर्जित किया जाता है। बकरियों में सिर्फ क्या बेचा जाता है, मांस और दूध बेचा जाता है। सही तरीके से चारा देने पर बकरियों की वृद्धि विकास अच्छा होता है। सही खान पान से प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। ब्रीडिंग वैल्यू मैंने आपको बताया था। ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है, कोई भी जानवर वो अपने जीवन काल में जितने प्रसव करता है या बच्चे उत्पन्न करता है वो उसकी ब्रीडिंग वैल्यू है। बकरी पालन का मुख्य खर्चा बकरियों के चारों में ही होता है। बकरी पालन का मुख्य खर्चा क्या है, चारे का होता है। चारे में जितनी बचत की जा सके उतना ही अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इनके लिए अगर बकरी के लिए चारा स्वयं पैदा किया जाए तो बेहतर है। इससे चारे में बहुत पैसा बचाया जा सकता है और बकरियों को भी पौष्टिक आहार मिलता है। इस चारे में ज़्यादा खर्चा है और किस चीज़ का खर्चा है, वही अगर आप खुद की ज़मीन है वहाँ उनको बीज देते हो तो बचत हो जाती है। बकरियों को हरा चारा सूखा चारा दोनों उपलब्ध कराना चाहिए। अपने बात कर रहे हैं बकरी पालन के मुख्य बिंदु,
यानी कि आज अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक बकरी पालन के बारे में पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं। तो आप इसको वो मत लेना हल्के में, पढ़ना ज़रूर। पढ़ने से ही ज्ञान अर्जित होता है। एक बार पढ़ते हैं तो 20% बातें, दूसरी बार पढ़ते हैं तो 30 से 40%, तीसरी बार पढ़ते हैं तो 50 से 55%। ऐसे करते करते जब अपने 5 से 7 बार कोई चीज़ पढ़ते हैं ध्यान लगाकर तो 70-80% माइंड में रह जाती है। एक बार पढ़ने से 20-30% है। इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप टिक मार या अंडरलाइन कर लेना। बेसिक बात है, जो आपकी सुनी सुनाई है, जो आपके ध्यान में है, उसको एक बार पढ़ लेना। अब ये क्या करें, बकरियों को हरा और सूखा चारा दोनों देने चाहिए। हरे चारे में पत्ते, घास, भरसी, मक्का इत्यादि की जाए। सूखे चारे में स्थानीय उपलब्धता के अनुसार दिया। अब आपको पता ही है, कोई ज्वार दे दी जोई है और नीरा दे दिया ग्वार का, और कई बार और जिनके खेत खलिहान में है वो आप घूम फिर के खा लेती है हरा चारा। दिन में हरा चारा देना चाहिए, दिन के समय हरा चारा देना चाहिए। करीब 7 से 8 महीने के भीतर बकरे का वजन 25 से 30 किलोग्राम हो जाता है। 7-8 महीने के अंदर बकरे का जो वजन है वो हो जाता है 28 से 30 किलोग्राम। और जो मांस बिकता है इनका वो वेट के अनुसार से खरीदी जाती है। अगर अच्छा खान पान रखोगे, मैनेजमेंट रखोगे, रख रखाव रखोगे, तो अच्छी न्यूट्रिशन दोगे तो उसका वो जल्दी उसका वेट बढ़ेगा और आपको आर्थिक लाभ होगा। जो बकरियों की नस्ल पर भी निर्भर करता है। कई बार क्या है, वैसे ये एवरेज बता रहा है कि 7 से 8 महीने की अवस्था के अंदर इनका वेट 25 से 30 किलोग्राम हो जाना चाहिए। कई बार इनका वेट है वो निर्भर करता है इनकी नस्लों पर। बकरियों का टीकाकरण और डीवर्मिंग नियमित अंतराल तक अवश्य करवा देना चाहिए। टीकाकरण करवाना चाहिए। भी कौन सा कोई रोग है, रोग आने से पहले, ऐसे संक्रामक रोग है जिनसे इनकी जान भी जा सकती है, तो पहले ही आपको टीकाकरण करवाना चाहिए। और डीवर्मिंग यानी कि कृमिनाशक, कीड़े वाली दवाई भी इनको देनी चाहिए। जंगली जानवरों कुत्तों का भय हमेशा रहता है, इसलिए बकरी और बकरी के छोटे बच्चों को कुत्तों से बचा कर रखना चाहिए। बकरी गरीब की गाय होती है। बरसात के मौसम में बकरी की देखभाल करना सबसे कठिन होता है। बकरी का दूध पौष्टिक होने के बावजूद उसमें महक आने के कारण कोई उसे खरीदना नहीं चाहता, इसलिए उनका कोई मूल्य भी नहीं पड़ पाता। बकरी के दूध में क्या है, पौष्टिक होता है लेकिन उसमें स्मेल आती है, इसलिए कोई उसको यूज़ नहीं करता। बकरी को रोज़ाना चराने के लिए ले जाना पड़ता है। अब ऐसे नहीं है कि जैसे आप बकरी गोट फार्म खोल रहे हो, आपके पास जगह है उसमें रख रहे हो, लेकिन वो बात अलग है जब आप उनको घुमाने के लिए लेके जाते हो। घुमाने के लिए आपने गांव में कहीं देखा होगा, जो भेड़ पालक बकरी पालक है वो इस चीज़ की लज्जा शर्म नहीं रखते। अपने तो आज LS कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, इसमें पढ़ रहे हो, तब जाकर आपको ये महसूस होगा कि ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बिजनेस है, व्यवसाय है। वो उनको घूमने फिरने के लिए दूर दूर खेतों में ले जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बकरी को रोजाना चराने के लिए एक व्यक्ति को उसी की देख रेख के लिए रखना पड़ता है। बकरी पालन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती के साथ आसानी से किया जाने वाला एक कम लागत में अच्छा है। आपने देखा होगा अपना जो गंगानगर का बेल्ट है यहाँ पे कम है, और लेकिन वो जो उधर वाला बेल्ट है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली साइड में, उस साइड में ज़्यादा बकरियाँ पाली जाती है। ज़रूरत के समय बकरियों को बेचकर आसानी से नगद पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। सारा काम तो इस चीज़ का ही है। क्यों? क्योंकि सारा ये जो ताम झाम अभी पड़ा है कर रहे हैं, वो कर तो इसलिए रहे हैं। इस व्यवसाय को करने के लिए किसी प्रकार के तकनीकी ज्ञान की, टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यह व्यवसाय बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए व्यवसाय कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यानी कि व्यवसाय तेज़ी से फैलता है। तेज़ी से फैलने का मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल लो कि आपके पास एक बकरी है, वो साल में 2 बार भेजेगी। अगर मान लो वो 4 बच्चे भी लाती है तो ये बढ़ रहा है ना व्यवसाय, फिर आगे वो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। लेकिन समझदारी रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो हर कोई पाल सकता है। मैनेजमेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट के अंदर अपनी कितनी बातें पढ़ी थी, 25-26 बातें पढ़ी थी, सारी आ जाती है। इसके लिए बाजार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, ऐसे ना हो भी बाजार मार्केटिंग ना हो नज़दीक। अधिकतर व्यवसायी गांव से आकर बकरी को खरीदने ले जाते हैं। गांव वाले आते हैं और इसको खरीद कर ले जाते हैं। अब अपने आज पढ़ा था बकरी पालन के जो विशेष बिंदु पढ़े थे, बकरी पालन के लिए मुख्य बिंदु, बेसिक बातें थी, छोटी छोटी बातें थी। लेकिन इनमें से जब आप ये बातें पढ़ो तो इनमें जो बातें आपने पहली बार सुनी है या जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेना, पढ़ना। और मैंने आपको तरीका बता दिया, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट बार पढ़ोगे 20%, सेकंड टाइम 30 से 40, थर्ड टाइम उस बात को पढ़ोगे
50 से ऊपर। ऐसे करते करते पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट है वो अपने आप अगर हार्ड है तो वो इजी हो जाएगा, इजी है तो वो और इजी हो जाएगा। सारी बातें आपके दिमाग में भी रख सकते हो, याद भी हो जाएगा। फॉर्मूला है पढ़ने का और ध्यान भी लगाना ही पड़ता है। अब मान लो ये बातें हैं, अगर अपने को बोर महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ो, अपने आप सरल हो जाएगी। बोर लग रही है तो अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ध्यान लगाओ, हो जाएगी। अगर आप कर रहे हो तो फार्मिंग अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगर ये नॉलेज होगा तो आप किसी को बता तो सकते हो, या आप गोट फार्म कर रहे हो तो आप भाई ये बातों का ध्यान रखो। क्या उन्होंने LA से किया हुआ है, क्या उनको पता है, आप बताओ, नहीं पता। और आपको ये इतना सारा पता है तो अब आप देख लो, दिन रात का फ़र्क कर सकता है। एक पढ़ा लिखा या जिसको नॉलेज है वो बकरी फार्म गोट फार्म करे, तो एक जिनको पता नहीं है किसी के कहने पे कर लिया, तो बहुत फ़र्क है मैनेजमेंट का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बकरी पालन के जो मुख्य बिंदु पढ़ लिए थे, अब अपने पढ़ रहे हैं जो भेड़ पालन के मुख्य बिंदु, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ बकरी पालन के मुख्य बिंदु पढ़े हैं, पढ़ना और इनको समझना और जो मेन बातें याद करने वाली वो याद में रहने चाहिए आपको। थैंक यू।